हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू ऑल टू राम टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कनेक्शन में कितने प्रकार से कनेक्शन की जाती है और जॉइंट के बारे में देखा था। ठीक है, कनेक्शन कितने प्रकार से बताया था। कनेक्शन करते हैं तीन प्रकार से, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, तो उसमें से हम वेल्डेड कनेक्शन टॉपिक देख रहे थे, सॉरी रिवेटेड कनेक्शन टॉपिक देख रहे थे। रिवेटेड कनेक्शन में क्या देखा था, जॉइंट के बारे में देखा था कि कितने प्रकार से जॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार से बताया था। पहला बताया था लैप जॉइंट, दूसरा बताया था बट जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट में बताया था एक मेंबर के ऊपर दूसरे मेंबर को रख के रिवीट किया जाता है। ठीक है, बट जॉइंट में बताया था कि इंड टू इंड कनेक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कवर प्लेट। ठीक है, इंड टू इंड कनेक्शन करी जाती है, ज्वाइंट करी जाती है विद द हेल्प ऑफ कवर प्लेट। ठीक है, ज्वाइंट में क्या बताया था, लैप ज्वाइंट। ठीक है, लैप ज्वाइंट। नेक्स्ट वन था बट ज्वाइंट, नेक्स्ट था बट ज्वाइंट। ठीक है, लैप ज्वाइंट में बताया था एक मेंबर को दूसरे मेंबर के ऊपर रख के कनेक्शन करी जाती है। ठीक है, एक मेंबर एक मेंबर को दूसरे मेंबर के ऊपर रख के लैप ज्वाइंट करी जाती है। ठीक है, तो ये होता है लैप ज्वाइंट, यहाँ पर रिवेटिंग करी जाती है। ठीक है, होल में रिवेट को इंसर्ट करके हैमर के हेल्प से या मशीन की हेल्प से इसकी रिवेटिंग करी जाती है। रिवेट करने के बाद में ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसके शेप के बारे में भी बता दिया था कि कितने प्रकार से टाइप्स ऑफ रिवेट, कितने प्रकार के रिवेट किए होते हैं। ठीक है, बट ज्वाइंट में बताया था कि बट ज्वाइंट में इंड टू इंड कनेक्शन करी जाती है। बट ज्वाइंट में इंड टू इंड कनेक्शन करी जाती है। बट इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा होता है कि इंड टू इंड कनेक्शन होता है, तो इसलिए यहाँ पर कवर प्लेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कवर प्लेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ पर एक कवर प्लेट द्वारा की हेल्प से ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, एक कवर प्लेट ये जो है ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये इस मेंबर के ऊपर ये जो है ये क्या है, ये है कवर प्लेट। ठीक है, ये है कवर प्लेट, तो इसे बोलते हैं, अगर एक कवर प्लेट की हेल्प से करी जाती है तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, इसे बोलेंगे सिंगल कवर बट ज्वाइंट। नेक्स्ट देखें बट ज्वाइंट में कि अगर हम दोनों दोनों साइड यानी दो कवर प्लेट की हेल्प से अगर इसको ज्वाइंट करते हैं, कनेक्शन दो प्लेट की हेल्प से करते हैं, तो इसे कहते हैं डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। ठीक है, डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। यहाँ पर देखें तो एक लाइन में अगर रिवेटिंग करी है तो सिंगल रिवेटेड बोलते हैं, सिंगल रिवेटेड लेग ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लेग ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लेग ज्वाइंट। अगर दो दो लाइन में, ठीक है, दो लाइन में इसको अगर रिवेटिंग करते हैं तो इसे बोलते हैं डबल रिवेटेड ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लेग ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि लैप जॉइंट के रिवेटेड कनेक्शन के एजम्पशंस देख लेते हैं। ठीक है, रिवेटेड कनेक्शन के एजम्पशंस। एजम्पशंस ऑफ रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, एजम्पशंस ऑफ रिवेटेड कनेक्शन यानी क्या चीज या क्या एज्यूम करके हम रिवेटेड कनेक्शन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, रिवेटेड कनेक्शन क्या एज्यूम करके हम यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं रिवेटेड कनेक्शन को। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पर अगर देखें, एग्जांपल के लिए देखें, यहाँ पर एक प्लेट को मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ प्लेट है जिसको जहां पर कनेक्शन करी गई है। ठीक है, ये प्लेट है, ये प्लेट है। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर लोड लग रहा है,
ठीक है, P लोड लग रहा है या टेंसाइल फोर्स बात करें कि लग रहा है, तो सबसे ज्यादा या क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, ये क्रिटिकल सेक्शन होगा, यानी इंड वाला पोर्शन क्रिटिकल सेक्शन होगा। यानी कि फर्स्टली ये स्ट्रेस को बियर करेगा, उसके बाद में जब उसके बाद में उससे कम ये बियर करेगा, ठीक है, उसके बाद में ये, ठीक है। यानी कि इंड से अंदर की तरफ, यानी इंड से अगर जो लास्ट वाला सेक्शन होगा वही क्रिटिकल सेक्शन होता है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रेस वही बियर करता है। लेकिन यहाँ पर एज्यूम क्या करते हैं कि रिवेट्स आर एज्यूम्ड टू बी इक्वली स्ट्रेस्ड, ठीक है। स्ट्रेस्ड पहला हमारा यहाँ पर पहला एजम्पशन है कि रिवेट्स आर assumed to be equally stressed, assumed to be equally stressed, यानी कि जितने भी रिवेट्स हैं यानी समान रूप से स्ट्रेस को यानी प्रतिबल को रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वैसे एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अभी बताया कि जो इंड वाला पोर्शन होता है या इंड वाला सेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा फेल होने का चांस होता है जो इंड सेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एज्यूम करके क्या डिजाइन करते हैं कि सभी रिवेट्स में इक्वली स्ट्रेस रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड है हमारा कि रिवेट्स आर एज्यूम्ड टू बी फिल्ड कंप्लीटली, मानते हैं कि जो रिवेट्स के होल हैं, रिवेट्स होल आर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई भी ये मान लेते हैं ये होल है, ठीक है, ये होल है, तो इसका होल का डायमीटर मान लेते हैं d0 है, यानी डायमीटर ऑफ होल, जिसे ग्रॉस होल बोलते हैं, ठीक है। और रिवेट का जो डायमीटर होता है उससे डेढ़ मतलब 1.5 mm या 2 mm इंक्रीज करके जो होल होता है रिवेट का, यानी रिवेट का डायमीटर होता है, मान लेते हैं ये रिवेट है, ठीक है, ये क्या है, रिवेट का डायमीटर है, रिवेट का डायमीटर d है, ठीक है। डायमीटर ऑफ रिवेट या बोले डायमीटर ऑफ सैंक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सैंक बोलते हैं। सैंक का डायमीटर या डायमीटर ऑफ रिवेट बोलेंगे, ठीक है। जो डायमीटर ऑफ रिवेट होगा वो होल के डायमीटर से 1.5 mm कम होगा या 2 mm कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो डायमीटर है, ठीक है, रिवेट का डायमीटर है, अगर ये 25 mm या 25 mm से कम है तो 1.5 mm डायमीटर होल का ग्रेटर लेके चलते हैं। अगर 25 mm से ग्रेटर है, यानी जो डायमीटर है रिवेट की वो 25 mm से ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पर जो डायमीटर या ग्रॉस डाया बोले या होल का डायमीटर बोले वो 2 mm प्लस करके यानी इंक्रीज करके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मानते हैं, रिवेट्स होल आर एज्यूम्ड टू बी फिल्ड कंप्लीटली, ठीक है। रिवेट्स होल आर filled completely, filled are assumed to filled completely, ठीक है, assumed filled completely, ठीक है। माना जाता है कि जब रिवेट को जब होल में रिवेट को इंसर्ट करके रिवेटिंग कर दी जाती है तो मानते हैं कि जो होल का डायमीटर है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है, यानी कंप्लीटली फिल है, उसमें कोई भी पोर या बात करें कि कोई भी स्पेस नहीं बचा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, कि फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स एंड होल, ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड कहने का मतलब है between plate is neglected, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड क्या है कि घर्षण को प्लेट में घर्षण को
यहाँ पर शून्य मान के चला जाता है या नेग्लेक्ट मान के चलते हैं कि जितने भी लोड आ रहा है, प्लेट पे जितना भी लोड आ रहा है, वो सब उन लोड को रिवेट और प्लेट मिलके बेयर करते हैं या रजिस्ट करते हैं। फ्रिक्शन कोई भी पार्ट उसमें कोई भी पार्ट नहीं करता है, ठीक है, उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो फ्रिक्शन कुछ लोड को रजिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये एज्यूम करके चलते हैं कि फ्रिक्शन कोई भी लोड को रजिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करके चलते हैं या शून्य लेके चलते हैं, 0, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है या चौथा पॉइंट है हमारा कि शियर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रिवेट, ठीक है। कहने का मतलब है कि शियर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, ठीक है, यानी जो शियर प्रतिबल है, शियर स्ट्रेस है, वो मान के चलते हैं कि रिवेट्स के क्रॉस सेक्शन एरिया में यूनिफॉर्मली स्ट्रेस कर रहा है, यानी पूरे में यूनिफॉर्मली यानी इक्वली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेस कर रहा है, यानी उसको टर्न कर रहा है, यानी उसे स्ट्रेस कर रहा है, ठीक है। शियर स्ट्रेस is assumed shear stress is assumed to be uniformly distributed over the cross section area of cross sectional area of rivet, ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिवेट, यानी कि रिवेट के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो शियर स्ट्रेस है वो इक्वली या यूनिफॉर्मली या समान रूप से स्ट्रेस या प्रतिफलित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन है या नेक्स्ट एजम्पशन है हमारा कि स्ट्रेस इन प्लेट इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। वही चीज है कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस है या वो यहाँ पर रिवेट के क्रॉस सेक्शन पे बोल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड in plate is uniform, ठीक है। कहने का मतलब है स्ट्रेस प्रतिबल इज एज्यूम्ड इन प्लेट पर प्रतिबल जो है वो कैसा माना जा रहा है, यूनिफॉर्म माना जा रहा है कि जो प्लेट पे जो ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है, प्लेट पे जो स्ट्रेस है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली है। और यहाँ पर क्या बताया था इससे पहले बताया था कि जो स्ट्रेस रिवेट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि एक जितना प्रतिबल यहाँ पर लग रहा है उतना यहाँ पर उतना यहाँ पर, यानी कि सब पर जितने भी रिवेट्स हैं वहां पर सेम। इसका मतलब ये है रिवेट्स होल आर एज्यूम्ड टू बी फिल्ड कंप्लीटली। मान रहे हैं कि जब रिवेटिंग कर देते हैं तो जो होल्स होते हैं, डायमीटर ऑफ होल होता है वो कंप्लीटली फिल होता है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं बचता है। फ्रिक्शन को निगलेक्ट क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को निगलेक्ट करके चलते हैं क्योंकि मानते हैं कि वहाँ फ्रिक्शन इसमें लोड को बियर करने में या रजिस्ट करने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। शियर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवेट। मतलब कहने का मतलब है कि जो शियर स्ट्रेस है वो रिवेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस इज एज्यूम्ड इन प्लेट इज यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी कि प्लेट में जो प्रतिबल है, प्लेट पे जो प्रतिबल आ रहा है उसको कैसा मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है
बेंडिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट एंड रिवेट, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन स्ट्रेस एंड रिवेट। बेंडिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म between rivets and plate, between rivets and plate, ठीक है। rivets and, ठीक है, between rivets and plates। तो ये हमारे थे रिवेट कनेक्शन के एजम्पशंस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, अच्छा इससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हम WSM और LSM मेथड से देखने वाले हैं। WSM और LSM से स्टील स्ट्रक्चर में डिजाइनिंग देखने वाले हैं, ठीक है। तो WSM मेथड के लिए कोड हमारे पास था पुराना एडिशन, ठीक है, यानी IS 800 1984, IS 800 1984 की हेल्प से हम WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करते थे, जो अभी हम प्रेफर कर रहे हैं IS 800 2007। इसकी हेल्प से इसमें किस मेथड को हम लेके चलते हैं, LSM को, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, नेक्स्ट वन परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि अनुमेय प्रतिबल क्या होता है, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट। रिवेटिंग करी जाती है, एक देखें तो सॉफ्ट रिवेटिंग और एक होता है फील्ड रिवेटिंग। सॉफ्ट रिवेटिंग में होता है कि किसी भी वर्कशॉप में या किसी शॉप पे जो रिवेटिंग करी जाती है या प्लेट को जोड़ने के लिए हेल्प से रिविट की जाती है, रिविट, तो होता है सॉफ्ट रिवेटेड। फील्ड रिवेटेड होता है कि साइड पे ही कंस्ट्रक्शन, स्टील का स्ट्रक्चर वहां पर प्रिपेयर हो रहा है, वहीं पर जो रिवेटिंग करी जाती है यानी साइड पे की जाती है, तो उसे कहते हैं फील्ड रिवेटेड, ठीक है, उसे कहते हैं फील्ड रिवेटेड। यानी कि रिवेटेड कितने प्रकार से करते हैं, एक होता है सॉफ्ट रिवेटेड, ठीक है, सॉफ्ट रिवेटिंग यानी या बोले वर्कशॉप में रिवेट करी जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वन है फील्ड रिवेटिंग, ठीक है, फील्ड रिवेटिंग मतलब साइड पे रिवेटिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस या अनुमेय प्रतिबल इन रिवेट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिवेट देख लेते हैं कि कितने प्रकार से करी जाती है, बताया सॉफ्ट रिवेटिंग और फील्ड रिवेटिंग। टाइप्स ऑफ रिवेट्स या बोले टाइप्स ऑफ रिवेटिंग, टाइप्स ऑफ रिवेटिंग एक्सियल टेंशन में या एक्सियल स्ट्रेस इन टेंशन, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सियल टेंशन। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस, नेक्स्ट वन है बेयरिंग स्ट्रेस, बेयरिंग स्ट्रेस। सॉफ्ट रिवेटिंग में देखेंगे, सॉफ्ट रिवेटिंग में, सॉफ्ट रिवेटिंग में यानी कि सॉफ्ट पे कैसे कर सकते हैं, मशीन रिवेटिंग करते हैं या बोले पावर ड्रिवन, ठीक है, पावर ड्रिवन जो मशीन की हेल्प से करी जाती है, पावर ड्रिवन या बोले हैंड ड्रिवन या हाथ से, पावर ड्रिवन या हैंड ड्रिवन, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा फील्ड रिवेटिंग, ठीक है। फील्ड रिवेटिंग, फील्ड रिवेटिंग यहाँ पर जो पावर ड्रिवन होता है उसमें इसमें जो वैल्यूज यहाँ पर हम लिखने वाले हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या बोले मेगा पास्कल, ठीक है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखेंगे कि पावर ड्रिवन में या सॉफ्ट लिफ्टिंग में जब कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सियल स्ट्रेस की स्ट्रेंथ जो होती है यहाँ पर 100 होती है, 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। शियर स्ट्रेस कितनी होती है या शियर स्ट्रेंथ कितनी होती है, 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नेक्स्ट है बेयरिंग स्ट्रेंथ या बेयरिंग स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर एम, सॉरी 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 100 होता है पावर ड्रिवन में और यहाँ पर होता है 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। हैंड ड्रिवन में इसमें कुछ वैल्यूज कम हो जाती है क्योंकि मशीन से जितने अच्छे से रिवेट कर सकते हैं हाथ से यानी हैमर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हैमर जो हाथ से रिवेटिंग करेंगे वो उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एज कंपेयर टू पावर ड्रिवन 20% कम हो जाता है, यानी कि कितना 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे यहाँ भी 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यहाँ भी लगभग 20% डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसे वैल्यू हमें मिलती है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। फील्ड रिवेटिंग में देखेंगे, फील्ड रिवेटिंग में हमको वैल्यूज जो मिलती है वो 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। किसके लिए, फील्ड रिवेटिंग में एक्सियल टेंशन, ठीक है, या एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहाँ भी हमें 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जैसे कि हमको देखने को मिल रहा है कि पावर ड्रिवन में सबसे अधिक स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। पावर ड्रिवन में सबसे अधिक स्ट्रेंथ मिलती है। अगर फील्ड रिवेटिंग में करें तो 10% एज कंपेयर टू पावर ड्रिवन रिड्यूस हो जाता है, 10% घट जाएगा तो 90% हो जाएगा, 90 हो जाएगा 100 का, तो 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये भी शियर स्ट्रेंथ भी 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर और ये बेयरिंग स्ट्रेंथ भी 10% डिक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाता है वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें स्ट्रेंथ तो सेम रहता है बट इस अगर कैपेसिटी देखना चाहें किसी रिवेट की कैपेसिटी तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है। क्योंकि अगर कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी ऑफ रिवेट, कैपेसिटी ऑफ रिवेट तो क्या होगा, स्ट्रेंथ इनटू एरिया ऑफ रिवेट, ठीक है, एरिया ऑफ रिवेट। तो स्ट्रेंथ तो वही रहेगा 100 मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं 80 mm का डाया का रिवेट ले रहे हैं, 80 mm का डायमीटर का रिवेट ले रहे हैं और यहाँ पर देखिए एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ तो 100 रहेगा, मान लो पावर ड्रिवन है तो पावर ड्रिवन है तो यहाँ पर 100 होगा इनटू 8 mm डायमीटर का ले रहे हैं तो π/4 d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एरिया कितना होगा π/4 d स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ वैल्यू आएगी। अगर यहीं पर बोले कि हम यहाँ पर 10 mm का डायमीटर का रिवेट ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ रिवेट है वो चेंज हो जाएगी। कैसे, स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा, स्ट्रेंथ कितना है एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ में पावर ड्रिवन के लिए 100 ही रहेगा, स्ट्रेंथ तो 100 रहेगा, लेकिन एरिया कितना होगा π/4 d स्क्वायर, 10 है तो 10 का स्क्वायर, तो इससे कुछ इंक्रीमेंट होके वैल्यू मिलेगी, यानी 8 mm वाले से जो 10 mm का डायमीटर वाला रहेगा उसकी कैपेसिटी वो कुछ इंक्रीमेंट होगी, यानी बढ़ के मिलेगी, ठीक है। इससे पता चलता है हमें कि जो इसकी कैपेसिटीज होगी, ठीक है, सभी डायमीटर पे डिपेंड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट। कैपेसिटी ऑफ रिवेट इसके रिवेट के डायमीटर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इन बस ये छोटी सी वैल्यूज हैं, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज हैं नहीं, इनको याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।